अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को एफेड्रीन केस में उम्र कैद की सजा लाहौर हाई कोर्ट की जानब से मुअत्तल कर दी गई है, जबकि दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्होंने हिदायत दी है कि शरीफ खानदान की मजीद करप्शन के केसेस को बेनकाब किया जाए। तो क्या पुराने केसेस कमज़ोर थे या अब बात डील की है? इन्हीं मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मियां महमूद रशीद, जो पंजाब के मिनिस्टर फॉर हाउसिंग है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील कबूल साहब, और कुछ देर में खुर्रम नसीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। मियां महमूद रशीद साहब, आपसे शुरू करना चाहती हूँ। हमाद अजहर साहब जो हमारे वजीर रेवेन्यू हैं, उनका आज फिर कहना था कि NRO नहीं मिलेगा चाहे जितनी चीखें निकल जाए। वजीर आज़म इमरान खान भी बार बार कहते रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब हमने ये भी देखा है कि चाहे हनीफ अब्बासी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, जमानतें मिलती जा रही हैं। तो क्या हुकूमत का केस कमजोर है? देखिए, हमने हुकूमत ने तो अभी मेरा ख़्याल है हमारे दौरे हुकूमत में तो कोई एक केस भी उनके ऊपर अभी नहीं हुआ। ये सारे केसेस जो हैं ये पहले के इनके ऊपर हुए हैं जो अंडर ट्रायल हैं, और हमें भी बाज़ औक़ात हैरत होती है और अफसोस भी होता है कि बड़ी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन जो है वो हो रही है, और जिस तरह की एक्सपर्टीज़ चाहिए इन केसेस के लिए उस तरह की एक्सपर्टीज़ हमें नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से कोई छोटा मोटा रूप हो लेके उन्हें जो है वो ज़मानत मिल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ये तासर जो है ये लेना दुरुस्त नहीं है कि शायद ये सारे बरी हो जाएंगे और यहाँ से फ़रार हो जाएंगे या इन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। अभी तो एक सीरीज ऑफ केसेस तो जो हैं बड़े सीरियस अब्बासी साहब का केस है, वो क्या प्रोसिक्यूशन क्योंकि कमजोर थी इसलिए उनको जमानत मिली है? मैं समझता हूँ ऑफ कोर्स इसमें जिस अंदाज के साथ इस केस को फाइट किया जाना चाहिए था, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उस तरह से इस केस को फाइट नहीं किया गया। तो क्या ये वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब लाहौर का उन्होंने कल दौरा किया था, ये कहा गया था कि शरीफ खानदान के जो नए करप्शन के केसेस हैं उनको बेनकाब किया जाएगा? जी, मेरा ख्याल है जी, जब हमारी हुकूमत जब इक़्तिदार में आई है पिछले आम इंतखाबात से पहले, बल्कि पिछले 5-10 साल से इमरान खान जो हैं वो बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बात करते रहे हैं कि हम आकर जो करप्शन इस मुल्क के अंदर है सराहियत कर गई है नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, उसका हम ख़ात्मा करेंगे। और एहतसाब और करप्शन के ख़ात्मे के ऊपर लोगों ने इमरान खान को जो है वो वोट दिया था, और इसी वजह से हमारा जहां गवर्नेंस को बेहतर बनाना, आम आदमी के मसाइल को हल करना, मईशत को बेहतर करना, लेकिन ये प्रायोरिटीज हैं। उसके साथ ही साथ रशीद साहब, माजरत में आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अब देखिए जितने सारे केसेस हैं, उसमें साफ पानी का केस, रमजान शुगर मिल्स का केस हो गया, उसमें जाली अकाउंट्स का केस हो गया, बहुत सारे केसेस हैं। तो शरीफ खानदान के केसेस क्यों नजर आ रहे हैं और क्या नए केस है, आप बता सकते हैं? देखिए, ये सीरीज ऑफ केसेस हैं, ये मैं नया केस अभी कोई बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दर्जनों केसेस हैं कि जिसके अंदर मेगा करप्शन के केसेस हैं, करोड़ों में नहीं है, अरबों के अंदर वो करप्शन है। वो सारे केसेस अभी पाइपलाइन में है। हमारी हुकूमत ने अभी कोई केस जो है वो दायर नहीं किया। ये सारे केसेस जिनमें उन्हें जमानतें मिल रही हैं ये पिछले दौरे हुकूमत के बनाए हुए केसेस हैं। ठीक है, ठीक है। नबील कबूल साहब, अब मैं आपकी जानिब आती हूँ। क्या शरीफ खानदान के खिलाफ इतने सारे केसेस मजीद इनके पास हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जमानतें भी मिल रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की भी जमानत में तोसी हुई है। आप क्या समझते हैं, क्या ये नए केसेस फिर क्यों लाए जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि पुराने केसेस कमजोर हैं? देखें, बिल्कुल आपने सही कहा, पुराने केसेस कमज़ोर थे, इसी वजह से जो है बेल भी उनको मिला है, और एक केस के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब बरी भी हुए हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो इतना हाइप क्रिएट किया गया और मीडिया में ख़बरें दी गई कि फालूदा वाले, छोले वालों के करोड़ों रुपए निकले, वो भी झूठ साबित हुए हैं, क्योंकि जब आप किसी चेहरे को सामने नहीं लाएंगे, कोई एविडेंस पेश नहीं करेंगे,
और उसके ऊपर सिर्फ जो है आप मीडिया में आकर बातें करेंगे और आपके इल इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस तरह की बातें करता है कि जिस तरह मतलब अभी तक उसको ये पता नहीं है कि वो गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, वो अपने आप को स्पोक्समैन समझता है पीटीआई का। तो ये सारी जो केसेस हैं मैं समझता हूँ इनमें किसी में जान नहीं है, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ है, जान नहीं है। इसलिए रोज नए नए केसेस ढूंढते हैं। मुझे ऐसा वक्त भी याद है जाम सादिक अली साहब के दौर में जब हम पर जो है भैंस चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया गया कि जी मैंने किसी गांव से भैंस चोरी किया था और मुझे फिर जो है 3 महीने जेल काटनी पड़ी। तो ये इस तरीके से सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर उतर आए हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि इनकी जो रेटिंग है पब्लिक के अंदर किस तरह बुरी तरह गिर रही है, वो इस चीज से डाइवर्ट करने के लिए रोज नए नए केसेस बनाते हैं और उनको शर्मिंदगी होनी पड़ती है गवर्नमेंट को। जब कोर्ट से जो है आप देखें कोर्ट के अंदर इस वक्त कोई सियासी कैदी नहीं है। आप देखें कि नवाज शरीफ को अंदर डाला वो बेल पे बाहर है, शहबाज शरीफ को अंदर डाला वो बेल पे बाहर आ गए, हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने का एक तो ड्रामा था वो। मतलब कौन से पाकिस्तान की तारीख में आप देखें कि किसको छुट्टी वाले दिन जो है कोर्ट खुला है और उसको जमानत मिला है। तो ये सारे ड्रामे मैं समझता हूं और अब पीटीआई को ये समझना चाहिए कि वो ट्रैप हो गए बुरी तरीके से और उनके हाथ से गेम निकल चुकी है। ये अब पीटीआई को समझ में आ गई है, इमरान खान साहब को भी समझ में आ गई है। तो फिर मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में भी इनको मजीद और कुछ नहीं मिलेगा। कबूल साहब देखें, गेम किसी के हाथ में नहीं है। ये एक ऐसा एक सिस्टम पैदा कर दिया गया है कि किसी की मोनोपोली अब नहीं रहेगी, ना नवाज शरीफ की रहेगी, ना पीपल्स पार्टी की, ना पीटीआई की। वो ब्रिटिश के वक्त का डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही है, यानी किसी को सुपर पावर या किसी को पावरफुल रहने नहीं दिया जाएगा। ब्रिटिश तो चले गए ना, तो डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है? 6 वोटों से देखे नहीं, डिवाइड एंड रूल है, अभी भी है। देखे ब्रिटिश एक्ट तो अभी तक लागू है। हम आज तक पुलिस एक्ट तो है, देखिए हम आज तक पुलिस के अंदर जो है वो ब्रिटिश एक्ट चल रहा है, आज तक कलेक्टर सिस्टम में ब्रिटिश एक्ट चल रहा है। तो आदतें भी वही 1947 पहले वाली आदतें, डिवाइड एंड रूल वाली आज भी जो है हम वही चला रहे हैं। तो आप ये सारी चीजें देखें और ये सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए महंगाई, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पब्लिक जिन्होंने इनको वोट दिया है अब वो इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो हम जब ये कहते हैं कि जिन्होंने लेकर आए हैं, हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, वो इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के हाथ से भी गेम निकल चुकी है और उनका ये भी कहना है कि डिवाइड एंड रूल चल रहा है। आप यही समझते हैं? जी, पीटीआई जो डिसीजंस मेजर हैं उसमें तो पीटीआई का भी रोल नहीं था। ये तो पहले दिन से पपेट्स हैं, कठपुतलियां हैं, ये एक तमाशा है जो हमारे सामने है। और जो रोल इनको दिया गया था कि शायद इन्होंने जितनी बातें की थी, यूं लगता था कि शायद इनके पास कुछ सोल्यूशंस हैं पाकिस्तान के मुआशी मामलात में, वो सब के सब जो हैं वो मुंह के बल गिरे हैं। देखिए, एक नहीं 2 मिनी बजट्स का मौका इनको इस एक माली साल में, और वो दोनों मिनी बजट्स मुंह के बल गिरे। डिवैल्यूएशन 20% मुंह के बल गिरी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मार्च में जो है वो ग्रो नहीं की, तो अब एक्सपोर्ट्स तकरीबन लेवल है 20% डिवैल्यूएशन के बाद। 10.75% इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, वो भी मुंह के बल गया, तमाम इकोनॉमी जैम हो गई। और सबसे बढ़कर जितने भी इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, IMF के पास ना जाना लेकिन नौकरी के बगैर चाकरी की, 125% गैस बढ़ा दी, 25% बिजली बढ़ा दी। रिजल्ट्स मैसिव इन्फ्लेशन। वर्ल्ड बैंक ने कल कहा कि इस साल ऑलरेडी 9.4% है और अगले साल 13.5% होगी, डबल डिजिट्स में चली जाए। लेकिन दूसरी जानब अब मियां महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास इस वक्त अरबों रुपए की करप्शन के शरीफ खानदान के खिलाफ नए केसेस हैं। देखिए, मैं महमूद रशीद साहब को कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि पिछले 8 महीने में इस गवर्नमेंट के दर्जनों लोगों ने आकर, शहजाद अकबर साहब ने कितनी दफा अगर कहा 11 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, इतने पकड़ लिए। 133 दिन शहबाज शरीफ को हिरासत में रखा, 1 रुपया साबित नहीं हुआ और हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि यह बदनीयती पर मबनी है। तो हम तो बार बार इनके ये जो, बल्कि इनके नंबर से सीधे नहीं हैं, कोई कहता है पता नहीं 600,000 अरब, कोई कहता है 300,000 अरब। तो इसलिए मैं महमूद रशीद साहब की बात को ऑनर करता हूं,
असल टेस्ट इनका तब होगा जब ये अदालत में जाएंगे, क्योंकि अदालतों में तो जितने भी नैब के बनाए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इंतजामिया अलहदा है, नैब के बनाए हुए केसेस में एविडेंस की बुनियाद पे, लॉ की बुनियाद पे हमेशा नैब को मुंह की खानी पड़ी है। ठीक है मियां महमूद रशीद साहब, अब यहाँ चैलेंज खुर्रम दस्तगीर साहब ने आपको दिया है कि अब आप, क्योंकि बार बार जो फिगर्स हैं, आदाद शुमार हैं, वो मुख्तलिफ रहते हैं, कितने अरब एग्जैक्ट बता सकते हैं, कितने अरब की करप्शन आपको लगता है कि आप बेनकाब करेंगे? देखिए, मैं पहले तो जवाब देना चाहूँगा नबील गबोल साहब का भी और खुर्रम दस्तगीर साहब का भी, कि इन्होंने कहा जी फारग हो गए हैं, ये बड़ी तेज़ी के साथ जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया था वो भी इन्हें छोड़ चुके हैं। एक हफ्ता पहले मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें माशाल्लाह ये दोनों बड़ी पार्टियां इकट्ठी थीं, इन दोनों बड़ी पार्टियों के मुश्तरका कैंडिडेट को बदतरीन शिकस्त दे के पीटी उम्मीदवार जीता है 7 डेज बिफोर। तो ये एक यार्ड स्टिक होती है कि इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये समझते हैं कि पता नहीं जी 6 माह के अंदर पीपल्स ये पीटीआई जो है ना वो अपना सारा कुछ लूज कर बैठी है। नेवर एवर। और दूसरी बात जो खुर्रम दस्तगीर ने कही, खुर्रम दस्तगीर को पहले अपना माजी देखना चाहिए था कि जिसको ये आज अवाम का कायद बनाने चले हैं उनका माजी क्या है। हमें कठपुतली बना रहे हैं, कठपुतलियों को तो इन्हें अपना तजर्बात जरा देखे ना। ज़िया-उल हक की जो मानवी औलाद थी, जिसने कहा मेरी उम्र नवाज शरीफ को लग जाए, पूरी एक हिस्ट्री है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उस पर वक्त ज़ाया होगा, लेकिन उन्हें बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने 20-22 बरस पॉलिटिकल जद्दोजहद करके घर घर करिया और नगर नगर रेफरेंडम में पूरी तरह सपोर्ट करके, बेदार करके, जी मुशर्रफ के रेफरेंडम में किया सपोर्ट, हमने कभी इनकार नहीं किया। आपकी तरह छुपाते नहीं अपना माजी और फिर कौन से माफी भी मांगी, आपको भी माफी मांगनी चाहिए। मैं सिर्फ ये याद करा दूं कि डिक्टेटर की, मैं ये समझता हूं कि डिक्टेटर की औलाद आप, एक पूरी नस्ल जवान हो गई है ज़िया-उल हक की डेथ के बाद। हो गई तो ये पाकिस्तान है जी। 21वीं सदी के पाकिस्तान में ज़िया-उल हक के जो परवरदा हैं वो अभी तक हैं, उनको उनकी सफाई अभी नहीं हुई मुकम्मल तौर पे। मुझे बात कर लेने दीजिए। मैंने वो परवरदा मौजूद है, लेकिन उनके फेवरेट्स बदल गए ना, हालात बदल गए तो फेवरेट्स भी बदल गए। चलें फेवरेट्स बदल गए हैं। कबूल साहब, ऐसी बात है कि आप हालात बदल गए हैं, बड़े अच्छे हैं। पसंदीदा जमात जो है वो भी बदल गई है। देखिए, हालात बदल गए, हालात इस तरह बदले। एक तो आपको मैं आज बताऊं, रॉयटर्स इंडिया में जो है स्टेटमेंट एक आई है प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मोदी री इलेक्ट हो गए तो हमारे लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी और हमारे जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अगर मैं आपके नाज़रीन के लिए प्रिंट करके लाया हूं, ये दिखा दें। ये इमरान खान साहब के एग्जैक्ट अल्फाज हैं जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में दिए हैं, लफ्ज ब लफ्ज वही है। देखिए, ये अगर आप दिखा दें अपने नाज़रीन को। ये समझ नहीं आता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, खुर्रम दस्तगीर साहब ने अच्छा हुआ कि ये उठा के लेकर आए। मतलब मोदी के साथ क्या मतलब, उनका मतलब क्या है कि मोदी जीतेगा तो फिर ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे होंगे। इसका मतलब मोदी ने जो पाकिस्तान पे सर्जिकल अटैक किया था, क्या वो इमरान खान को पहले से पता था? क्या फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो कह रहा है कि 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इंडिया अटैक करेगा, उनको कैसे पता चल जाता है? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, उनको पता कैसे चल जाता है? तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें क्यों होती हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। देखिए, हम अवामी लोग हैं, हम पब्लिक में होते हैं, हमें पता है कि इस वक्त जो अभी हमारे दोस्त जो है महमूद रहमान साहब ने जो बात की, मुझे उनको सिर्फ ये वो कह रहे ज़मीनी इलेक्शन जीता है मुल्तान का, आप चीफ मिनिस्टर आपका, वफाकी हुकूमत आपकी, आपको तो जीतना ही है, ये तो एक रिवाज ही रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, आप एक चीज समझे कि इलेक्शन जो होता है, बाई इलेक्शन, खासकर बाई इलेक्शन की मैं आपको बताऊं कि बाई इलेक्शन को आप गेज नहीं कर सकते हैं जनरल इलेक्शंस के साथ। आज आप जनरल इलेक्शन करा दें तो आपको 25 जुलाई का जो इलेक्शन है उसमें बहुत फर्क नजर आएगा। लोग चीखे निकाल दिए लोगों की, ये कहते हैं कि हमने करप्ट लोगों की चीखें निकाली हैं, इन्होंने आवाम की चीखें निकाल दी है महंगाई करके। इल्जाम लगाए नबील कबूल साहब ने। मियां नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा जाता था, पीपल्स पार्टी भी कहती थी।
तो अब अगर वजीर आज़म इमरान खान ऐसी बातें करेंगे तो फिर क्या कहें हम? मेरा नहीं ख्याल ये सियाको सबाक से हटकर किसी गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उन्होंने तो इस रेफरेंस में पकड़ लेता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात क्या की, बोल रहा है। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की कि मोदी के साथ, क्योंकि इस इशू पे पहले बात चलती रही है पिछले टेन्योर में भी और जब से ये इलेक्ट हुए उसमें भी, तो उनका ये कहना कि ये अगर जीता है तो निस्बतन शायद हालात कश्मीर इशू पे और बाकी महमूद साहब 6000 कश्मीरी जिनको पैलेट गन से मारा गया है या जख्मी किया गया, उनका क्या बनेगा? आज के स्टेटमेंट के हवाले से आप आए ना, उनको हमने हमेशा कंडेम किया है। हम मोदी के यार उस तरह से नहीं है कि कश्मीरियों को पैलेट गन से मजरूब करने वाला, कत्ल करने वाला, आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी तरजीह है कि वो इलेक्शन जीत जाए? तो फिर इलेक्शन के वक्त जिसने आकर मदद की वो यार तो वो हुआ ना, जिसने इलेक्शन से एक दिन पहले ये कहा कि मोदी की गवर्नमेंट आ जाए, तो असल यार तो वो हुआ। असल यार वो है जिसका फ्रंटमैन जंदाल जो है वो पूरी दुनिया में घूम रहा है और यहां आकर भी बाईपास करके हर चीज को वो जाती उम्रे और प्राइम मिनिस्टर की जाती गाड़ी में बैठकर मरी ले जाता है। किसी 8 महीने हो गए आपकी गवर्नमेंट को, आप नवाज शरीफ की फैक्ट्रियां का एक ईंट हिंदुस्तान में साबित नहीं कर सके जो इल्जाम लगाया करते थे। और जब असल में जब मोदी के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, उसका टफ इलेक्शन है, तो आपने इस तरह के बयान दे दिए। तो मेरी गुजारिश है अब यार की डेफिनेशन बदल दें, क्योंकि अब मोदी का यार तो इमरान खान है और दूसरी तरफ जो है वो, जिस तरह मैंने कहा, हालात बदल गए हैं। मैडम ये भी आपको बहुत सीरियसली दिखाना पड़ेगा कि जो इमरान खान साहब ने उसी इंटरव्यू में जो ये बात की है मिलिटेंट्स के हवाले से, उसका भी उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने फरमाया है कि वी विल नॉट अलाउ आर्म्ड मिलिशियाज टू ऑपरेट एनीमोर, द पाकिस्तान आर्मी क्रिएटेड देम। ये भी महमूद अली साहब लफ्ज ब लफ्ज न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के अल्फाज हैं, मैंने अपनी तरफ से एक कॉमा भी नहीं लगाया। तो अब ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ जो है वो ये कहे कि दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर कंट्रोल करे, तो डॉन लीक्स हो जाए, वो गद्दार हो जाए, उसके ऊपर नारे लग जाएं। और जब इमरान खान साहब ये कह दें तो वो तो ऐन मुहिब्बे वतन है और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मियां महमूद रशीद साहब जी, आप गद्दार बनाने की कोशिश कर लें, ये तो हम आवाम पे छोड़ते हैं ना। मेरी कोशिश नहीं है, मेरी गुजारिश है नाज़रीन इसको पढ़ें कि इमरान खान साहब ने क्या फरमाया। मोदी का यार नहीं बन जाता। मेरी बात सुने खुरम, एक पूरी हिस्ट्री है नवाज शरीफ की और उनके खानदान की। इमरान खान का एक अखबारी तराशा दिखा के टीवी के ऊपर, ना इमरान खान मोदी का यार बन रहा है। नहीं, अगर मैडम के पास फुटेज है तो वो 2015 का विजिट भी दिखा दें जो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हुआ था दिल्ली में। इमरान खान साहब मोदी के पास गए कि नहीं गए? और इन्होंने कहा जी हमने नहीं रिक्वेस्ट की थी। वहां पीएम इंडिया के ऑफिस से प्रेस रिलीज इशू हुई कि जनाब ये मुलाकात इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पर हुई थी। तो कौन क्या मिलने उसको? मुझे इस बात का जवाब दे दें कि मोदी जाते उम्र क्या लेने गया था? सर हुकूमत आपकी है, जवाब आपने देने हैं। हमारी हुकूमत गुजर गई, जो होना था हो गया। अब आपने जवाब देने हैं, क्योंकि हुकूमत में आप हैं। अवाम को जवाब दे आप हैं, अपोजिशन को जवाब दे आप हैं, पार्लियामान को जवाब दे आप हैं, सूबाई असेंबली को जवाब दे आप साथ है। आप अपने माजी सर, हमने तो जो गवर्नेंस अल्लाह ताला ने और अवाम ने हमें जो हिम्मत दी थी हमने कर दी। आज जवाब आपने देना है कि अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने क्रिएट की थी ये मिलिशियाज, आर्म्ड मिलिशियाज, तो इसका क्या मतलब है ये बता दें। ये मतलब, क्योंकि ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का मीडिया, ये सिर्फ पाकिस्तान मीडिया नहीं है, ये हिंदुस्तान का मीडिया लफ्ज ब लफ्ज इन दोनों जो बयानात हैं ये हिंदुस्तान के मीडिया के लिए मनोसलवा है और वो उनको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। नबील कबूल साहब, यहां मैं आपको शामिल करूंगी गुफ्तगू में, क्योंकि जब बिलावल भुट्टो जरदारी कर चुके हैं। नबील कबूल साहब, जब बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसी कोई बात करते हैं, अब मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से उन्होंने कौमी असेंबली में तकरीर भी दी थी, उसके ऊपर उनको कहा गया था कि ये किसी और को खुश करने के लिए कर रहे थे। उस वक्त भी यही कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इमरान खान के ऊपर कोई गद्दारी की बात करूँ या इमरान खान मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं, मैं इस तरह की बिल्कुल बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इमरान खान बगैर सोचे समझे बात कर जाते हैं और जब वो बात कर जाते हैं फिर बाद में उनको कहा जाता है कि ये बात आपको नहीं करना चाहिए था।
असल में आजकल इमरान खान जो है ना, आजकल पिछले कुछ दिनों से वो डिक्टेशन नहीं ले रहे हैं कि उनको स्पीच में क्या लिखना है, रिटन स्पीच वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो अब अपनी मर्जी से बातें कर रहे हैं, जो उनके दिल में आता है वो बोल देते हैं। इसलिए उनके लिए भी अभी इस वक्त सूरत हाल कुछ उनके लिए भी जो है मुश्किल हो गई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इलेक्शन है वो मई के 30 तक जो है फाइनल हो जाएगा कि वहाँ पर कौन इक़्तिदार में आ रहा है। उससे हमें सरोकार नहीं है कि मोदी आए या गांधी आए। हम समझते हैं कि हमारा इस वक्त इशू जो है, हमारा इनर पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामलात हैं वो इतने मुश्किल हैं, यानी इतने मुश्किलात में हम गिरे हुए हैं, खुसूसन इकोनॉमिकली, हमें उससे किस तरह बाहर निकल के आना है। अब वेस्टर्न कंट्रीज का डिमांड है, वेस्टर्न कंट्रीज का डिमांड जो है वो इंडिया के डिमांड को टो कर रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी जिहादी तंजीम है उसको खत्म कर देना चाहिए। हम कहते हैं हमारे मुल्क में कोई जिहादी तंजीम नहीं है, आपके अपने इंडियन कश्मीर के अंदर जिहादी तंजीम है, आप खत्म करना चाहते हैं आप करें, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं है। तो उस पे बिलावल ने कहा कि अगर हमारे मुल्क में अगर कोई एविडेंस है अमेरिका के पास या इंडिया के पास, तो वो एविडेंस पेश करे, और फिर उस एविडेंस के बाद जो है पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि जो इस तरह की तंजीमें हैं जिनको बैन किया गया है उसके ऊपर। आपने एक अहम सवाल उठाया था जिस पे मैं चाहूंगी मियां महमूद रशीद साहब जवाब दें ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले नबील गबोल साहब ने एक अहम सवाल उठाया था, बल्कि एक नुक्ता, एक चीज बताई थी जो मैं चाहती हूँ मियां महमूद रशीद साहब इस पर जवाब दें। मियां महमूद रशीद साहब, आपको लगता है कि वजीर आजम इमरान खान ये ब्लंडर कर रहे हैं, खुल के बात करते हैं, ऑफ स्क्रिप्ट जाते हैं? मेरा ख्याल है जी ये नबील गबोल साहब की अपनी ज़ाती राय है। मैं नहीं समझता कि मैं इस तरह की कोई सोच मैं भी रखता हूँ कि वो ब्लंडर कर रहे हैं, कि वो आज ख़ुद फिलबदी तौर पे तकरीर करते हैं। इमरान खान ने कभी भी, उनकी 20 साल पॉलिटिकल कैरियर में मैं उनके साथ रहा हूँ, कभी उन्होंने जो है ना वो रिटन जो तकरीर है वो नहीं पढ़ी। वो जब इक़्तिदार में नहीं थे उस वक्त भी, और जब वो इक़्तिदार में आए फिर भी। लेकिन मियां महमूद रशीद साहब, फर्क होता है ना, जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो वो जिम्मेदारी नहीं होती, खासतौर पे अगर हम खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करें, जब इंटरनेशनल मीडिया की बात करें। मेरी इस्तदा है कि महमूद रशीद साहब ने भी अफगानिस्तान के बारे में वज़ीर आज़म इतना बड़ा ब्लंडर वाला बयान दिया था, जिसको वापस लेना पड़ा फॉरेन ऑफिस को, तो उसका भी तो जवाब दे देना। ये आदत बनती जा रही है ब्लंडर करने की। मैं समझता हूँ जी कि मैं ये समझ रहा हूँ कि किसी के ऊपर, किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप कदगन नहीं लगा सकते कि वो लिखा हुआ बयान पढ़े जी और अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकता। अगर किसी वक्त कोई बात इस तरह की आती है जो हमारी पॉलिसी से कंट्राडिक्ट करती है तो उसकी वजाहत आ जाती है। लेकिन आप ये कहें इमरान खान माशाल्लाह एक पढ़ा लिखा आदमी है और उनकी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी उसकी नज़र है, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी उसकी नज़र है, पिछले 20-22 साल से वो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, और कोई भी सियासी रहनुमा इस तरह मैं समझता हूँ कि वो मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं है। वो बात करते हैं, वो ब्लंट बात होती है हमेशा, जो उसके जहन और दिल के अंदर है वही उसकी ज़ुबान से वो अदा करते हैं। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई वो गलती कर रहे हैं, उन्होंने पहले बैठ के लिख के तकरीर करनी चाहिए। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता जो नबील गबोल साहब ने बात की। नहीं, हमारी इस्तदा ये है कि मोहतरम वज़ीर आज़म चाहे लिख कर करें या फिलबदी करें, लेकिन सोच समझ कर बात करें। ये जो दो बयानात मैंने आपको दिखाए आपके नाज़रीन को, इससे पहले अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत का बयान, जिसको फिर फॉरेन ऑफिस को बहुत मुश्किल से वापस करना पड़ा, वजाहतें देनी पड़ी। तो ये फॉरेन पॉलिसी के कॉन्डक्ट का तरीका नहीं है। और ये याद रखें कि इसमें पहले भी बहुत सारे ब्लंडर्स हो चुके हैं कि मोदी साहब का पहला खत सही पढ़ा नहीं गया, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात की दावत दे दी, बाद में कहा नहीं दी। वो फ्रांस का कोई फ़ोन आया था, वो भी सही सुना नहीं गया कि जी वो फ्रांसीसी सदर थे या फ्रांसीसी एम्बेसी थी। और एक लंबी लाइन है कि जी वो जो है माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो तशरीफ लाए, उनका बयानिया कुछ और है, हमारा बयानिया कुछ और है। और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ये रिपीट हुआ जब भी उनके विजिट्स हुए। और जो है मोहतरम वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया कि जी वो उनकी कोई हैंडशेक हुआ गालिबन डोनाल्ड ट्रंप से ब्रेकफास्ट के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी ताल्लुकात रीसेट हो गए हैं। तो ये आज सिर्फ एक ब्लंडर नहीं हुआ, एक पूरी दर्जनों ब्लंडर्स हो चुके हैं। और ये जो लेटेस्ट है, एन उस वक्त जब हिंदुस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है,
ये तो बहुत ही परेशान कुन है मैं ना सिर्फ आपसे गुफ्तगू में भी वो सोच नहीं है, बल्कि टाइमिंग का भी अंदाजा नहीं किस वक्त क्या बात की जा रही है। टाइमिंग की बात छोड़े, आप ही समझते हैं, क्योंकि आज से भारतीय इंतखाबात का आगाज शुरू हो चुका है, आप ही समझते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो अमन की बातचीत आगे चल सकती है, डायलॉग की बातचीत आगे चल सकती है, कश्मीर पर बातचीत हो सकती है? आप भी समझते हैं? मुझसे पूछ रही जी, आपने मेरे से सवाल किया है। मियां महमूद रशीद साहब, आप भी समझते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो कश्मीर पे डायलॉग ज्यादा यकीनी होगा? आज से भारतीय इंतखाबात का आगाज हो गया है। मेरा ख्याल है जी इमरान खान साहब ने जो ये बात की है वो इस कॉन्टेक्स्ट में की है कि मोदी के साथ पहले पिछली हुकूमत में भी और इस दफ़ा भी बात चलती रही, और शायद अगर वो जीत के आते हैं तो उनके साथ निस्बतन शायद आसानी होगी कश्मीर के मसले पे और बाकी इश्यूज़ पर बात करना। अब ये उनकी ज़ाती राय है, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसको ये कहना कि इमरान खान गद्दार हो गया है और उसने ये कर दिया है और मोदी के लिए बड़ा उसने आसान मैदान कर दिया, ये वही इमरान खान है जिसने आज से 1 महीना पहले पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। भाई मुझे बात मुकम्मल कर लेने दे खुरम, ये कोई तरीका नहीं है। जी जी, इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस और मुज़मरात हैं। जी जी, हम ऐसे करते हैं, हम आगे लेकर चलते हैं। नबील कबूल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि कल फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात भी हुई थी जरदारी साहब से, लेकिन ऐसा इंदिया मिला है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिराने के लिए या तहरीक के साथ शामिल नहीं होगी। मुहर्रम के बाद ही हो सकता है, 5 माह गुजर सकते हैं। क्या ये आपको लगता है कि आप कह रहे हैं कि अवाम परेशान है, महंगाई की वजह से हुकूमत ये ब्लंडर करती है, वो ब्लंडर करती है, तो इस वक्त आपको वक्त साजगार क्यों नहीं लग रहा? देखिए, मैं पर्सनली, ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, पार्टी की पॉलिसी नहीं है, लेकिन पार्टी में ये डिस्कशन हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब जब जरदारी साहब से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने यही कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने यही बात की है कि एक जो है रमज़ान के फ़ौरन बाद गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है एक प्रोटेस्ट शुरू करें और इस्लामाबाद में जो धरना दिया जाए, क्योंकि ये हुकूमत बहुत है और सिर्फ एक दिक्का चाहिए और ये हुकूमत को गिराने में अहम रोल जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अदा कर सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ पर्सनली कि देखें, हम अगर इसमें मतलब बीच में पड़े, कल को हुकूमत गिरती है तो इल्ज़ाम हम पर आएगा कि जी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने में अहम किरदार जो है वो अपोजिशन ने अदा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम समझते हैं कि ये हुकूमत खुद जाने वाली है। वो किस तरह जाने वाली है कि देखें, इनके बस की बात नहीं है। आप अगर इनके स्टेटमेंट्स देखें, फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है, IMF के हवाले से मैं आपको बताऊं कि IMF का जो लोन है 1500 अरब रुपया। मैं आपकी बात काट रही हूं, जब आप कहते हैं, जब कहा जाता है कि हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, जाने वाली है, किस तरह से? इस तरीके से कि जब आप अवाम को इतना महंगाई आपने दे दी है कि लोग फाके पर मजबूर हो गए हैं, लोगों को नौकरियां नहीं है, आपने कारोबार तबाह कर दिया, आपने कराची में ये ठेले वालों को उठाकर आपने फेंक दिया बाहर, आपने आपके जो बिजली का जो बिल है वो आप देखिए कितना महंगा हो गया है, आपके गैस का बिल कितना महंगा हो गया है। आपके पास जो है अवाम की मुश्किलात अपनी जगह होती है, लेकिन जाहिर है आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत कैसे जाती है, नहीं जाती, आइन कानून देखिए, महंगाई बर्दाश्त की थी पब्लिक कभी बाहर नहीं आई है दौर के में भी, लेकिन 5 साल पूरे तो किए थे ना। नहीं, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई है। लोग आज कह रहे हैं कि ऐसा नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, इससे तो पुराना पाकिस्तान अच्छा था जहां पर हमें 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी। नहीं, आप ये देखें ना कि अच्छा, मुझे आज एक बात बताएं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे महमूद रशीद साहब, उनसे सिर्फ ये पूछे, 8 महीने हो गए, 9 महीने इनकी गवर्नमेंट हुई में ये आए, इन्होंने कर्ज जो है वो 1500 अरब रुपए जो वो लिए हैं, वो कर्ज किधर गए मुझे बताएं ना। 1500 अरब का जो कर्ज है हुकूमत के इनके ऊपर, वो कहां मतलब उसका कोई हिसाब तो दे। 8 महीने में 1500 अरब किसको कहते हैं? और मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, ये मैं बातें कर रहा हूं जो इनके अपने लोग बात कर रहे हैं कि देखे, डर डर के तो ये हुकूमत चला रहे हैं।
हर फैसले से पहले पंजाब का चीफ मिनिस्टर कहता है कि ऑस्टेरिटी ड्राइव। आप देखें 77 गाड़ियां खरीद ली और पहले एक दिन पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है कि हम प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया है। खुद पंजाब के हमारे ये मिनिस्टर बैठे महमूद रशीद साहब, आपको प्राइम मिनिस्टर ने मना किया, चीफ मिनिस्टर को मना किया कि समरी साइन ना करे। आपने 77 गाड़ियां खरीद ली, आपके पास पैसे हैं नहीं। आप किस तरीके से आप ऑस्टेरिटी ड्राइव का जो आप बातें कर रहे हैं, आप सिर्फ ये दूध, मुर्गियां, बकरे, खट्टे इसके ऊपर कौम को लगा दिया है, लेकिन तरक्याती काम नजर नहीं आ रहा। आपने ऑरेंज ट्रेन बंद कर दिया लाहौर का, आपको पता है कितने अरबों का नुकसान हो रहा है ऑरेंज ट्रेन को बंद करना। आपने मेट्रो ट्रेन पेशावर का आपने बंद कर दिया है, उस पर कितना खर्चा आ चुका है, उसका कौन हिसाब देगा? तो ये सारी चीजें अब आप पूछ रही हैं उनसे। हिसाब की बात करते हैं तो जाहिर है मियां महमूद रशीद साहब आप जवाब दीजिएगा, खासतौर पे ये जो गाड़ियों का मामला है, कितनी गाड़ियों की क्या जरूरत पड़ी पंजाब हुकूमत को? देखें, मैं ये समझ रहा हूँ, एक तो मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए और खुर्रम दस्तगीर साहब को कहें कि मुझे इंटरप्ट मत करें। मैं जब बात करने लगता हूँ वो बीच में मेरी बात को काट देते हैं। गुजारिश ये है कि ये जितनी बातें कही जा रही हैं, यानी जब ये लोग आए थे तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो 2.5 अरब रुपया था, 250 अरब। जब ये छोड़ के गए हैं तो 1950 अरब रुपया ट्रेड डेफिसिट है। और ये जो अरबों रुपया किधर गए हैं, ये इन्हीं जो वाजिबुल अदा कर्जे थे उन्हीं की मद में ये दिए जा रहे हैं। और जब इन्होंने पंजाब लिया था तो 100 अरब रुपया के सरप्लस में था। आज जो हमें पंजाब मिला है 1250 अरब रुपया का मकरूज पंजाब मिला है। नबील गबोल ये कह रहे हैं कि ऑरेंज ट्रेन बंद कर दी, कोई ऑरेंज ट्रेन हमने बंद नहीं की। मेरी बात सुन लेना। तो गाड़ियां फिर क्यों खरीद रहे अगर इतने मकरूज है? नहीं, गाड़ियां खरीद रहे हैं जी, आगे मानसून का मौसम आ रहा है। अगर वासाज में और बाकी शहरों के अंदर हमें गाड़ियों की जरूरत है, पिछले 15 साल से गाड़ियां वहां नहीं खरीदी गई और आइंदा मानसून के अंदर इस दफा तवक्को से ज्यादा बारिशों का, सैलाब का खतरा है शहर के अंदर। गाड़ियां खरीदना कोई जुर्म नहीं है कि गाड़ियां खरीद ली तो हमने जुर्म कर दिया है। जहां जरूरत है उसके बारिशों से के अंदर नई गाड़ियां बड़ी डिटेल के साथ। इसका क्या लिंक बनता है जी? बड़ी जी वफाक में नई गाड़ियां सारी जो है की भैंसें और गाड़ियां बेची थी और 40 करोड़ रुपया वजीर आजम के जो उनका जहाज है। फिर मुझे बात नहीं मुकम्मल करने दी। चले ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल भी नॉर्म के खिलाफ है। बोलिए आप, मैं अभी बात कर रहा हूं तो दरमियान में वो इंटरप्ट करके तो फिर शुरू हो गए जनाब। अपनी जब इनकी बारी आएगी ये बोलने बता दें, इनसे पहले पूछ लीजिए। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। आप अपनी बात नहीं आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। बात यह है कि ये जो कुछ हमें विरसे में, तरके में छोड़ के गए हैं और आईसीयू में इस मईशत को छोड़ के गए हैं, वो सारी चीज़ें जो आज से 2 साल पहले इन्हें कर लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, रोके रखी कि जनाब ये किसी तरह से ये हुकूमत का ये इलेक्शन गुजर जाए, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग के जो अरबों रुपए हैं वो भी इस मुल्क से बाहर गए हैं। ये सारे फैक्टर्स को मिला के आज आपने कहा ना जी 5 महीने और गुजर जाएंगे। 5 महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाल्लाह 5 साल गुजरेंगे। ये खातिर जमा रखें। ये फजलुर रहमान साहब की जो उछल कूद है ये करके देख लें। मौलाना फजलुर रहमान का तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है। केपीके के अंदर वो उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और सेकंड टेन्योर है। अब वो नैब के हाथ उनकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, मुकदमात और नोटिस उनके तैयार हो रहे हैं। अब वो भाग रहे हैं जनाब, सारे एक एक करके इकट्ठे हो जाओ तो बच सकते हैं, वरना सारे मारे जाएंगे। मैं ये समझता हूं। ठीक है, यहाँ मैं रोकती हूँ, यहाँ मैं रोकती हूँ। मुझे लेनी है ब्रेक, जवाब हम लेंगे बाद। वेलकम बैक टू द शो। महंगाई के हवाले से हुकूमती नुमाइंदे क्या कहते रहे, सुनते हैं, फिर उस पर सवाल करेंगे। दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये महंगाई बढ़ गई है। मार्च के एक्सपोर्ट्स के फिगर से ना वो अच्छे नहीं थे।
मैं भी बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हो गया कि एक्सपोर्ट्स भरते थे, भरना शुरू हुआ जनवरी फरवरी, सडनली मार्च में ग्रोथ नहीं हुआ। मियां महमूद रशीद साहब, आप भी एतराफ तो करते हैं महंगाई हुई है, अब आप जितना मर्जी आप गुज़िश्ता हुकूमतों मियां साहब पर नाराज हो जाएंगे अगर मैं सवाल पूछूंगा। उन्होंने कहा कि हम गाड़ियां वासा के लिए खरीद रहे हैं, तमाम अखबारों में जो रिपोर्टिंग है 77 गाड़ियां मेंबराने सूबाई असेंबली के लिए खरीदी जा रही हैं, लग्जरी गाड़ियां, वो वासा की गाड़ियां नहीं है। उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है जी जी, मेंबरान सूबाई असेंबली के लिए भी गाड़ियां खरीदी हैं, जिन भी खरीदी हैं सेक्रेटरी के पास, जी उनके लिए भी खरीदी हैं और वासा के लिए भी खरीदी हैं। तमाम जो हमारे वासाज हैं जिनके पास आइंदा बरसात के दौरान उनके पास पुरानी गाड़ियां भी नहीं है, ये भी बता दूं मैं नहीं, एमपीएस को गाड़ी देना आपके वजीर आजम हाउस से जितनी गाड़ियां निकली हैं वो देख ली हैं सबने, 522 गाड़ियां हैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से निकली थी, 16 करोड़ रुपया आपने हासिल किया उनको बेचकर। आपको तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए पहले। आपके वजीर आजम के जहाज पर खर्च हो रहा है, उस जहाज पे जिसमें उन्होंने कहा था मैं कभी नहीं बैठूंगा, मैं कंपैरिजन कर लेना। ये याशी करते प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात और प्राइम मिनिस्टर के अखराजात और भैंसे और गाड़ियां बेचकर 16 करोड़ रुपया रिकॉर्ड तो ये कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप कंपैरिजन कर लें, आप मेरे साथ प्रोग्राम रख लें। आप चीफ मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, आपके इस पीरियड के दौरान जितने हमने अखराजात किए गाड़ियां रोककर और आप क्या करते रहे हैं, दूर अफ्तादा जिला में दवाइयां मुफ्त देते थे जो आपने बंद कर दी हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी दुरुस्त होती, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है, वो तो सिर्फ हमें अटैक करने के लिए थी। असल में फिर कहता हूं, वो 70 गाड़ियां बंद कर दें और पंजाब के किसी दूर अफ्तादा जिला में आप किसी अस्पताल में दवाइयां चाहे 3 दिन के लिए मुफ्त कर दें, तो ज्यादा बेहतर इस्तेमाल है। बड़ा दूर अफ्तादा जिला आपको नजर आ रहा है खुरम, आपको यह बात नहीं करनी चाहिए। आपने दूर अफ्तादा इलाकों से जो सलूक किया 10 साल, जिसकी वजह से आपको मार पड़ी है और आप इलेक्शन में शिकस्त खा गए हैं। नहीं, मैं तो मार की दूर अफ्तादा लोगों से और पसमानदा इलाकों से आपने 55% टोटल पंजाब के बजट का, डेवलपमेंट बजट का आपने 55% जो है वो यहाँ लाहौर के अंदर लगा दिया था। दूर अफ्तादा के आप दिलदादा बन गए, आप हमदर्द बन गए दूर अफ्तादा लोगों के। अवाम की बेहतर खिदमत है। ऐसे वक्त में जब पंजाब में एक नई ईंट डेवलपमेंट की नहीं लगी इस माली साल में, पूरा सूबा जो है कसाद बाजारी का शिकार है, पूरे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मखदूश है। 77 गाड़ियां खरीदना अवाम के लिए एक ताज़ियाना है। मेरा चैलेंज है, खुराम आ जाओ, बैठ जाओ, लॉ एंड ऑर्डर का मुकाबला कर ले कि पिछले दफा लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत थी, अब क्या है। आइए मेरे साथ, आप कल प्रोग्राम रख लेते हैं। मेरी दरखास्त आप नहीं सुन रहे, मैं फिर दोहरा देता हूं, 77 गाड़ियां कैंसिल करके उन पैसों से किसी सरकारी अस्पताल में कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए दवाइयां मुफ्त कर दें। दवाइयां मुफ्त सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर, आपकी तरह के नहीं है कि आप सिर्फ लाहौर के ऊपर नहीं होगी। 40 अरब रुपए के आप फ्लाईओवर अंडरपासेस बना दें। आप अपने आपने जो अस्पतालों को अशर किया है पिछले 10 साल में, वो देखने के काबिल है। इसीलिए लोगों ने दवाइयां मुफ्त दी, हमने टेस्ट भी मुफ्त दिए, जो अब आपने कैंसिल किए आके वज़ीर सेहत ने तो ये खरबों रुपए माल बनाया आपने, ऑरेंज ट्रेन में, मेट्रो में खरबों रुपए कमाया भी है आपने। सर देखें, मेरी एक इस्तदा है, महमूद रशीद साहब बड़े मेरे तो बहुत ही न्याजमंदी है उनसे, लेकिन इस तरह के अरबों के इल्जामात जो अदालतों में जाकर फिर रद्दी साबित होते हैं ना जी, मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों थे। कभी शहजाद अकबर ने कहा $5 बिलियन, $11 बिलियन, $7 बिलियन, वुज़रा ने कहा 200 अरब रुपए। द थिंग इज, मेरी गुजारिश है, इन इल्जामात से आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही। ठीक है, मैं चाहती हूँ नबील कबोल साहब भी गुफ्तगू में शामिल हो। नबील कबोल साहब, पकड़ दकड़ तो बहुत हो रही है जाली अकाउंट्स केस में। जाली अकाउंट्स केस में पकड़ दकड़ हो रही है, लेकिन जाली अकाउंट्स केस के ऊपर आप देखें कि अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको पता है कि आप एक मैनेजर जो है उस बैंक का, उससे आधे घंटे में FIA पता कर सकता है कि ये जो अकाउंट किसने बनाया और कौन पैसे निकालता था इसमें से।
लेकिन आप देखें FIA नैब के अंडर नहीं है, FIA प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, लेकिन अभी तक वो बता भी नहीं पा रहे हैं। अभी तक कितने महीने हो गए उन्होंने नहीं बताया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस नैब का चल रहा है। मुझे एक चीज बताएं, इमरान खान ने एक बात कही अपने जलसे में, पता नहीं कल परसों कहां जलसा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी जेल जाने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ये जेल जो भेज रहे हैं जितने सियासी लोगों को, ये नैब भेज रही है या प्राइम मिनिस्टर साहब भेज रहे हैं? पहले तो इस चीज को ये इनको क्लेरिफाई करना चाहिए कि नैब ये सारे काम कर रही है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है। इनके अपने स्टेटमेंट से देखें ना, इनका प्राइम मिनिस्टर एक बात कहता है कि जी मोदी आएगा तो ताल्लुकात अच्छे होंगे, फॉरेन मिनिस्टर कहता है मोदी जो है पाकिस्तान पे 17 तारीख और 20 तारीख के बीच में हमला करने वाला है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है कि 77 गाड़ियां नहीं खरीद रहे, अगले दिन 2077 गाड़ियों की समरी पे साइन कर लेता है। तो इमेच्योर गवर्नमेंट है ना। पैसों के हवाले से, वापस करने के हवाले से सुनिए। बिलावल को दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। और उधर और भी खिलाड़ी हैं वहां लाहौर में। अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो। अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मेहरबानी करें, और हम उनसे उनके पैसे भी नहीं मांग रहे, हम उनसे कह रहे सिर्फ आप वो लूटे हुए पैसे वापस कर दें जो आप पाकिस्तान के लोगों के ले गए, तो वही तकरीबन 8-10 अरब डॉलर बन जाएंगे, तो हमारा गुजारा हो जाएगा। आसिफ जरदारी बड़े दिल का आदमी है, वो पैसे दे सकता है। ये मर जाएंगे नवाज शरीफ के, ये कफन के साथ जेबें लगी होंगी, ये ग्रैंडले बैंक है, ये स्विस बैंक का अकाउंट है, ये लंदन का अकाउंट है। ये सारे लोग कहते हैं कैबिनेट में कि पैसे दे रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को मैंने कहा ये मर जाएंगे, 5 रुपए नहीं देंगे। मियां महमूद रशीद साहब, ये कौन बताता है वजीर आजम इमरान खान को जेल जाने वाले हैं, और आपको भी लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब तो कम से कम पैसे दे देंगे? कमाल हो गई है। जो सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, अवाम के सामने आ रही हैं, पब्लिक के सामने आ रही हैं, अदारों के सामने हैं, FIA के सामने हैं, नैब के सामने हैं, अब उन चीज़ों को जब प्रोसीड करेंगे तो क्या उनको हार पहनाए जाएंगे? वो जेल ही जाएंगे ना, या जमानतें कराएंगे, या करवा रहे हैं, या जेल जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? यानी ये अजीबोगरीब जो तरीके लूट मार के इस दफ़ा सामने आए हैं, इतनी इनकी जहानत की दाद देनी पड़ती है कि अपने जानने वालों के भी नहीं, अननोन लोगों के ID कार्ड्स पकड़ के उनके अकाउंट्स खुलवा के वो अकाउंट्स चलाते रहे हैं, और वहाँ से मुश्तरका तौर पर मेरा ख्याल है ये खुर्रम दस्तगीर को ज़्यादा पता होगा। चौधरी निसार साहब ने जो सारी बात पहले कही थी और फिर उसके बाद दबा ली गई, मसलतन इस पर खामोशी इख्तियार की, और बदकिस्मती ये है कि ये दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे, एक दूसरे की लूट मार के ऊपर जो है वो हमेशा पर्दा डालते रहे। कोर्ट को छोड़ना पड़ा। यही अरबों के इल्जाम आपने शहबाज शरीफ पर लगाए, 133 दिन उन्हें अरेस्ट रखा, उनको छोड़ना पड़ा। यही इल्जाम जो है हनीफ अब्बासी पर लगे। आज कोर्ट ने कहा कि छोड़ना नहीं पड़ा, कहीं नहीं जा रहे, सारे केसेस चल रहे हैं। जब बेल के ऊपर जाने से ये नहीं है कि छूट गए हैं, कई सौ, लेकिन जब भी अदालत में टेस्ट हो रहा है ये मुंह के बल गिर रहे हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से अब, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्या कोई जादुई छड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की? जी, जादुई छड़ी कैसे हो सकती है? सिर्फ ये है कि उस वक्त इलेक्शन को जो इन्फ्लुएंस करने के लिए, देखिए ये बड़ी अजीब बात है ना कि इलेक्शन से 19 दिन पहले नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ जाता है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है हनीफ अब्बासी को रात 11:30 बजे उसका वर्डिक्ट आता है कि जनाब ये क्योंकि उन्होंने किसी को जितवाना था। और उसके बाद हमने देखा कमरुल इस्लाम को कैंपेन के दौरान गिरफ्तार किया, शहबाज शरीफ को जिमनी इलेक्शनों से पहले गिरफ्तार किया, साद शरीफ को लाहौर के जिमनी इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया। तो ये कहानी है कि इंतजामिया जो है अपने एक्शन से जो है वो एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। जब अदालत में बिलाखिर आकर इनका कानूनी टेस्ट होता है, जो कि हो रहा है, क्योंकि सिर्फ बेल्स लाहौर हाई कोर्ट से मिली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिली है। जब इनका कानूनी टेस्ट होता है तो फिर बिलाखिर जो है नून लीग के जो उमायदीन है बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, हमें कहा मियां महमूद रशीद साहब और नबील कबूल साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा फेसबुक पेज पे और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी पीर को मुलाकात। खुदा हाफिज़।